हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी टीचिंग लाइन पे। दोस्तों, आज का ये प्रैक्टिस सेट हम लोग बाल मनोविज्ञान का चौथा प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग टोटल 30 क्वेश्चन करेंगे, जो कि यह बार बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो बस आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको डेली क्लास शाम 7 बजे यहाँ पे मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का पहला प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है ऐसे प्रश्न। देखिएगा, आज का पहला प्रश्न है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा, यह कथन निम्नांकित में से किसका है। तो यह प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसने दिया है। पियाजे ने दिया है, वुडवर्थ ने दिया है, वैलेंटाइन ने दिया है और रॉस ने दिया है। तो यह आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इतनी बातें ध्यान रखिएगा, यह एक डिफिनेशन पूछी गई है, तो यह एग्जाम में पूछा जाता है। तो यह वुडवर्थ ने दिया था, ठीक ना, कि संवेग जो है व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह वुडवर्थ ने कहा था। इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। उसके बाद आगे चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ होता है। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है, यह आपसे प्रश्न पूछा है। छात्रों की प्रगति का आकलन करना, कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन करना, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करना, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन करना। तो ये देखिएगा, शैक्षिक विकास में पूछा है, तो मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो देखिएगा, मूल्यांकन का अर्थ होता है कि छात्रों की प्रगति का आकलन करना, ठीक है, जो उसके शैक्षिक विकास होगा उसकी प्रगति का मूल्यांकन करना, छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन करना, यही हमारा ऑप्शन से होगा। ये ऑप्शन यहाँ पे से होगा। उसके जो प्रगति होगी अध्यापन प्रक्रिया में, जो कि उसके महत्वपूर्ण भूमिका उसमें निभाती है, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं। देखिएगा, पूर्वाग्रही किशोर किशोरी अपने प्रति कठोर होंगे। तो देखिए, पूर्वाग्रही का मतलब क्या है, एक पहले से जो अवधारणा बनी हुई है, ठीक है ना। इसका तात्पर्य यहीं से कि किसी जो अवधारणा पहले से बनी होगी। देखिएगा, अब बच्चे क्या है, इसमें जो कोई पढ़ाई करता है तो वह अवधारणा पहले से बनी कि हमें पढ़ना है, लिखना है, हमें कुछ काम करना है, कुछ हमें जॉब करना है, हमें सरकारी नौकरी पाना है। यह अवधारणा पहले से बन जाती है कि हमें पढ़ना लिखना है और हमें सरकारी जॉब करना है। तो यह अवधारणा पहले से लगी रहती है। तो ये इसमें जो व्यवसाय होता है, ज्ञान होता है, उसके प्रति जो बच्चा होता है वो एक क्या होता है, समस्या का पालन करना, यह एक पूर्वाग्रह हो जाता है उसके प्रति। तो वह समस्या का पालन इसमें हो जाता है उसके प्रति, तो यह एक कठोर समस्या हो जाती है। तो इसको ध्यान रखिएगा, यह हमारा जो सही होगा समस्या होगा। इसमें आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ये बातें ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। देखिएगा, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों, संवेदी, पेशी और पूर्व संक्रियात्मक और स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई हिलगार्ड द्वारा, स्टॉक द्वारा, हरलॉक द्वारा और पियाजे द्वारा। यह संज्ञानात्मक विकास की जो 4 चरण बताए हैं, किसने बताए हैं, तो यह ध्यान रखिएगा, पियाजे ने बताए हैं, ठीक ना। यह पियाजे ने बताए हैं 4 चरण, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें से पूछा जाता है संवेदी पेशी अवस्था की आयु, अगर पूछ लिया जाए तो इसमें ध्यान रखिएगा, यहाँ से पूछा जा सकता है। तो संवेदी पेशी अवस्था की आयु जो होती है 0 से 2 वर्ष, ठीक है, 0 से 2 वर्ष की होती है संवेदी पेशी अवस्था की आयु। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की पूछा जाए तो यह होती है 2 से यातना 2 से 7 वर्ष होती है, यह आप ध्यान रखिएगा, 2 से 7 वर्ष होती है। मूर्त संक्रियात्मक जो कि हमारा यहाँ पे स्थूल संक्रियात्मक दिया है, तो यहाँ पे देखिएगा मूर्त संक्रियात्मक जो अवस्था होती है इसकी 7 से 11 वर्ष होती है, ठीक है, 7 से 11 वर्ष होती है। और 11 से याद ना 11 से 15 वर्ष जो होती है हमारी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की आयु होती है। यह बातें ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो यह याद ना पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का यह सिद्धांत दिए हैं, किसने, पियाजे ने। तो यह भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। चलिएगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं। कौन से गुण जो है अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं होते हैं। नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, आत्मविश्वास, सहनशीलता, बहुत विनीत, स्वयं में सीमित और वास्तविकता की स्वीकृति, स्वयं मूल्यांकन की योग्यता। इसमें से पूछा है कि कौन सा नहीं है, यह आपसे प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ऐसे प्रश्न जरूर आते हैं। देखिएगा, एक अच्छे मानसिक स्वास्थ्य जो होता है हमारे, वो बच्चे का क्या होता है, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य जो होता है वह समायोजित व्यवहार होता है। एक प्रकार से वह किसी के द्वारा बालक की जो स्तर होता है, बालक का स्तर जो होता है, उसका सामाजिक और मानसिक और शैक्षिक जो स्तर होता है वो अच्छा होता है। वह किसी तरह अपना समायोजन कर लेता है वातावरण में, इसको ध्यान रखिएगा, किसी के साथ वो रह लेगा वातावरण में, किसी के साथ समायोजन कर लेता है। लेकिन इसमें जो पूछा हमसे वह नहीं है। तो बहुत विनीत, स्वयं में सीमित, यह जो हमारे होते हैं, यह इस प्रकार के जो व्यक्ति या कोई भी बच्चा होता है वह किसी के साथ नहीं रह पाते हैं, वह सीमित ही होते हैं,
वो अंतर व्यक्ति होते हैं, अंतर्मुखी व्यक्ति होते हैं, जो कि ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं। आप लोग जानते हैं कि जो बहुत कम बोलते हैं, बहुत चुपचाप रहते हैं, तो वो जानते हैं कि बहुत खतरनाक लोग होते हैं। बहुत से लोग या तो पढ़ने में अच्छे हो गए, या तो वो अंदर से बहुत खतरनाक होते हैं, जो कि वो अपने वातावरण के साथ, परिस्थिति के साथ समायोजन नहीं कर पाते हैं। यह आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो यही हमारा ऑप्शन सी सही होगा। ठीक ना, चलिएगा आगे चलते हैं। अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है, बताइएगा। अधिगम क्षमता जो इनमें से किससे प्रभावित नहीं होती? आनुवंशिकता से, वातावरण से, प्रशिक्षण से, राष्ट्रीयता से। तो यह आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो प्रभावित नहीं होती है, यहाँ से पूछा है आनुवंशिकता से होता है, वातावरण से भी होता है, प्रशिक्षण से होता है। यह आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसमें समायोजन की क्षमता एग्जाम में याद रखना, यह समायोजन की क्षमता, समायोजन की क्षमता याद रखना, समायोजन की क्षमता से होता है। लेकिन यहाँ पे हमसे नहीं पूछा है, तो यहाँ राष्ट्रीयता पूछा है। यह ध्यान रखिएगा, यह जो हम लिखे हैं 4, यह इससे अधिगम क्षमता प्रभावित होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया? तो पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है, यह प्रश्न पूछा है, बताइएगा। थॉर्नडाइक ने, पावलोव ने, स्किनर ने, गुथरी ने। तो यह किसने यहाँ पे पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है, यह आपसे प्रश्न पूछा जाता है। देखिएगा, पुरस्कार की बात की जाए तो यहाँ पे पुरस्कार 2 प्रकार से होते हैं, ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं, जो कि एक नकारात्मक होता है, एक सकारात्मक होता है। एक निगेटिव, एक पॉजिटिव, एक निगेटिव, एक पॉजिटिव होते हैं। जिसमें से अगर बात की जाए, अगर बार बार किसी बच्चे को सिर्फ प्रशंसा की जाती है, वह जिसे बार बार किसी बच्चे को बार बार उसके पुरस्कार दिया जा रहा है और उससे उसकी प्रशंसा की जा रही है, तो यह पॉजिटिव, सकारात्मक होता है। लेकिन उस पर क्या होता है, बच्चे पर असर पड़ता है कि वो उसके अंदर की अहम की भावना आ जाती है। तो इससे किसी भी बच्चे को बार बार हमें पुरस्कार और प्रशंसा नहीं करना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। और जो हमारा इसमें जो नकारात्मक होता है, उसमें दंड दिया जाता है, बच्चों को पनिश किया जाता है, यह हमारा नकारात्मक होता है। लेकिन यहाँ पे जो पूछा हमसे नहीं दिया है, तो गुथरी ने यह पुरस्कार को महत्व नहीं दिया। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, यह आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं, देखिएगा। निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती, बताइएगा। किस एक को शिशु की अधिगम को बताइएगा सहायता नहीं मिलती है? शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती, बताइएगा। अनुकरण से, अभिप्रेरणा से, स्कूल का अवस्था से, पुरस्कार से। तो यह आप ध्यान रखिएगा, अगर शिशु है वह सीखने जा रहा है, ठीक ना, अगर स्कूल में कहीं भी जा रहा है या समाज में जा रहा है, तो उससे क्या होता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन होगा। अगर वह बच्चा क्या अधिगम कर रहा है, उसके व्यवहार में अनुकरण करने की शक्ति होगी, अधिगम करने की जो तीव्र करने की, अनुकरण करने की अभिप्रेरणा जो होता है, और या तो हम उसको पुरस्कार कर सकते हैं, उसकी सहायक भूमिका उसमें रहेगी। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पे स्कूली बस्ते की, अगर स्कूली बस्ते की बात की जाए, तो यह हमारा शिशु के अधिगम में सहायक नहीं होता है, ठीक ना, यह आपको याद रखना है, यह सहायक नहीं होता है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अनुकरण करना, अभिप्रेरणा, पुरस्कार, यह जो होते हैं हमारे, यह उसके बच्चे के विकास के लिए सहायक होंगे, यह ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक की, बताइएगा। स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक के जन्म से 2 वर्ष की, 3 से 6 वर्ष की, 7 से किशोरावस्था तक, और किशोरावस्था में। तो स्वयं केंद्रित अवस्था आपसे पूछा है कौन सी होती है, बताइएगा। इसमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, बताइएगा। देखिएगा, स्वयं केंद्रित अवस्था की बात किया तो यह जो जन्म से लेके, याद रखना, जन्म से लेके 6 वर्ष की जो अवस्था होती है, यह शैशव अवस्था कहा जाता है। इसको ध्यान रखिए, इस अवस्था को शैशव अवस्था कहा जाता है, जो कि यह शैशव अवस्था का अंतिम चरण होता है। ये भी ध्यान रखिएगा, यह अंतिम चरण होता है, शैशव अवस्था का अंतिम चरण होता है, जो कि यह 3 से 6 वर्ष होता है, ठीक ना, 3 से 6 वर्ष होता है, जो कि शैशवावस्था का अंतिम चरण होता है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इसमें क्या होता है, इसे कहा जाता है, देखिए वो जो अंतिम चरण होता है शैशवावस्था, उसे हम कह सकते हैं पूर्व बाल्यावस्था, ठीक ना, उसे पूर्व बाल्य उसे हम कह सकते हैं पूर्व बाल्यावस्था। 1 मिनट, यहाँ पे थोड़ी सा पूर्व बाल्यावस्था उसे हम कह सकते हैं। तो इसको भी आपको ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसी यहीं पे हमारा जो 3 से 6 वर्ष की अवस्था होती है, इसमें स्व केंद्रित अवस्था होती है। इसमें बच्चे सिर्फ अपने खुशी के लिए ही वह चिंतन करता है, अपनी खुशी ही चाहता है, और दूसरे से उसको कोई मतलब नहीं रहता है। यहाँ पे ऑप्शन यहीं भी सही होगा, इस उम्र में। चलिएगा, आगे चलते हैं, देखिएगा। माँ बाप के साय से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को
को पसंद करना संबंधित है। किससे बताएगा? किशोरावस्था से, पूर्व किशोरावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से और शैशवावस्था से। बताइएगा इसमें से कौन सा सही हो। माँ बाप के साय से निकलकर अपने साथी बालकों के साथ संगत में पसंद करता है, यह आपसे प्रश्न पूछा है। बताइएगा कौन सा ऑप्शन से होगा। तो वह अवस्था होती है 9 से याद रखना 12 वर्ष, ठीक है ना। 9 से 12 वर्ष की अवस्था होती है जो कि उत्तर बाल्यावस्था होती है, ठीक है ना। उत्तर बाल्यावस्था होती है जो कि इसे पूर्व किशोरावस्था भी कहा जाता है। इसे याद रखना पूर्व किशोरावस्था भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिए। पूर्व किशोरा अवस्था भी कहा जाता है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसमें आप सही लगाएगा उत्तर बाल्यावस्था। यहाँ पे ध्यान रखिएगा उत्तर बाल्यावस्था। अगर यहाँ पे उत्तर बाल्यावस्था नहीं रहता तो हम जाके पूर्व किशोरावस्था लगाते, ठीक है ना। यह बातें ध्यान रखिए, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। वह क्या करता है कि बच्चे अपने आयु वर्ग के बालकों के साथ, साथियों के साथ संगत बनाते हैं और उनके ही साथ रहना पसंद करते हैं, यह अपने माता पिता की अपेक्षा। यह आपको ध्यान रखना है। चलिएगा आगे चलते हैं। देखिएगा मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। बताइएगा मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। किससे? किशोरावस्था से, प्रौढ़ावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से। इसमें से बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे हमारा से होगा। इसमें से कौन सा ऑप्शन से होगा। देखिएगा इसमें क्या होता है, किशोरावस्था जो ऐसी अवस्था है इसमें बालक को नई समस्याओं एवं संवेगों का सामना करना पड़ता है। यह बातें आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और इस अवस्था में जो समस्या होती है उस समस्या को हल करने के लिए उस लिए जो वो परिपक्व की ओर बढ़ता है, परिपक्वता की ओर बढ़ता है, यह आपको ध्यान रखना है। यहाँ से प्रश्न और उसके आगे जो नई नई जो समस्या आती है उससे वो क्या हो जाता है, परिपक्व हो जाता है। यह आप ध्यान रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है। तो यही हमारा किशोरावस्था है, सही है, ठीक है ना। चलिएगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है। बताइएगा सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है किससे। यह प्रश्न बताइएगा अभ्यास कार्य से, परिणाम की अपेक्षा से, प्रशंसा से, तत्परता से। तो सीखने का आपको बताना है कि प्राथमिक मूलभूत नियम कौन है, यह आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसमें ध्यान रखिएगा वो है हमारा तत्परता, ठीक है ना। अगर बच्चा को अगर आपको कुछ सिखाना है, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। यह किसने दिया है, तो ये भी ध्यान रखिएगा थांडाइक ने दिया है। यह बातें ध्यान रखिएगा। यह थांडाइक के मुख्य नियम में आते हैं। मुख्य 3 नियम होते हैं। मुख्य यातना यहाँ से पूछा जाता है। तो यह मुख्य यातना मुख्य 3 नियम है, ठीक है ना। मुख्य 3 नियम है। 3 नियम में से यह हमारा तत्परता का जो नियम होता है यह आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ से। इसमें क्या होता है कि अगर बच्चे को अगर कुछ कार्य सिखाना है, कुछ उसको कार्य बताना है, उसको समझाना है, तो उसमें अगर बच्चा क्या है, तत्पर है, तो वह बच्चा अच्छे से सीख लेगा। अगर बच्चा उस कार्य में तत्पर नहीं है करने के लिए तो बच्चा वह सीखेगा नहीं। यह बातें ध्यान रखिएगा। चलिएगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कारक हैं। तो बताइएगा अनुकरण, प्रशंसा एवं निंदा, प्रतियोगिता और ये सभी। तो सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, वह कौन होते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। तो इसमें देखिएगा कारक बहुत होते हैं, जिसे यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन से होगा ये हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, ठीक है। इसमें होता है अनुकरण होता है, प्रतियोगिता होता है, प्रशंसा, निंदा सभी होते हैं, ये सभी होते हैं। और सीखने की विधि होती है, आनुवंशिकता होती है, वातावरण होता है, अभिप्रेरणा होता है, यह भी होता है। और सीखने की इच्छा जो होती है ये भी हमारा सीखने की प्रक्रिया का प्रभावित कारक होते हैं। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिएगा आगे चलते हैं। देखिएगा बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है। बालक को सीखने के लिए प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है। बालक की व्यक्तित्वता का आदर, पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा एवं भर्त्सना, उपरोक्त सभी। तो बताइएगा इसमें से कौन सा सही होगा। बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है, इसमें से बताइएगा कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। देखिएगा बालक के सीखने प्रेरणा को उपयोगी माना जाता है। बालक की व्यक्तित्वता जो होती है यह आपको ध्यान रखना है। जो व्यक्ति के इसमें जो हमारा व्यक्तित्वता अलग अलग होती है बच्चों में, तो वह सभी होते हैं। और पुरस्कार और दंड होता है, प्रशंसा और भर्त्सना ये भी होता है। इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ठीक है ना। यह सभी होते हैं। तो इसमें ध्यान रखिएगा। इसमें जो हमारा मोटिवेशन होता है यहाँ पे जो बच्चे को अगर क्या करना है, उसको आवश्यकता जब होती है उसको बच्चों को अधिगम करने के लिए, तो उसको प्रोत्साहित किया जाता है, उसको मोटिवेट किया जाता है। और मोटिवेट क्या होता है, मोटिवेट सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक दोनों हो सकता है, यह भी आप ध्यान रखिएगा। जिसमें से पुरस्कार दंड होता है, यह देखिएगा यहाँ से एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलिएगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग
आप नहीं करते। बताइएगा किस युक्ति का उपयोग आप नहीं करते। छात्रों में स्वयं प्रतिस्पर्धा कराना, यह तो होना चाहिए बच्चों में, स्वयं का प्रतिस्पर्धा कराना चाहिए बच्चों में। उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति कराना, ये भी सही होना चाहिए कि बच्चे तुम कर सकते हो, आगे तुम कर लोगे, ऐसे होना चाहिए। उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना, यह देखिएगा गलत है। यह जो अत्यधिक ज़्यादा प्रशंसा बच्चों का नहीं करना चाहिए। गतिविधि आधारित शिक्षण अधिक विधियों का अनुप्रयोग करना, ये भी सही है। गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम की विधियों का अनुकरण करना चाहिए। यहाँ पे जो हमारा पूछा है तो यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। यहाँ पे जो हमारा अत्यधिक बच्चों की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए कि बच्चे में क्या होगा, उसके बार बार उसकी प्रशंसा करेंगे, बार बार उसको पुरस्कार देंगे तो उसके अंदर क्या होगी, अहम की भावना आ जाएगी, घमंड करने की भावना आ जाएगी। उसमें बच्चा क्या होगा, उसका जो सीखने का तरीका होगा वो डाउन हो जाएगा और वो उसमें मोटिवेट ज़्यादा नहीं होगा। यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलेगा, आगे चलते हैं। बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है। बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है, बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य और ये सभी। देखिएगा बुद्धि क्या होती है, बुद्धि एक सृजनात्मकता जो होता है वो दो अलग अलग घटक होते हैं। बुद्धि और सृजनात्मकता ये दो अलग अलग घटक होते हैं, जिसमें से अगर दोनों घटकों को कहा जाए तो इसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं। ये भी ध्यान रखिए, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं। बुद्धि के स्तर की बात की जाए तो अगर बुद्धि में देखिएगा, बुद्धि का स्तर अगर बढ़ने पर सृजनात्मकता में वृद्धि होती है। ये भी ध्यान रखिए, अगर बुद्धि ज़्यादा होगी तो बच्चे में सृजनात्मकता में वृद्धि होगी। यह बातें ध्यान रखिए। अगर बुद्धि कम होगी तो बच्चे में क्या होगा, सृजनात्मकता की कमी होगी, ठीक ना। अगर बुद्धि कम होगी, याद रखना, बुद्धि कम होगी तो बच्चे में क्या, सृजनात्मकता में कमी आएगी। अगर बुद्धि बढ़ेगी तो उस बच्चे में सृजनात्मकता उसका बढ़ेगा। यह इसमें जो होता है ना हमारा, यहाँ पे धनात्मक होता है। यह ध्यान रखिएगा, बुद्धि एवं सृजनात्मकता यह धनात्मक होता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिएगा, आगे चलते हैं। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है। अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना चाहिए। शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना चाहिए। छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना चाहिए। अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करना चाहिए। इसमें से बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ठीक ना। देखिएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगर कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सबसे अच्छा जो तरीका है कि कक्ष में वातावरण को शांत रखना, ठीक ना। वातावरण को शांत जब रखेंगे तो पढ़ाई जाने वाली जो विषय वस्तु होगी उसमें बच्चों का अत्यधिक उसमें रोचकता होगी और व्यवहारिक ज्ञान उसको मिलेगा। यह आप ध्यान रखिएगा। तो उसमें जो ऑप्शन सही होगा हमारे यहाँ पे, सबसे अच्छा ऑप्शन हमारा यहाँ पे शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना चाहिए, यही हमारा ऑप्शन सही होगा, ठीक ना। यह बातें ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। देखिएगा, शैशव अवस्था में बच्चों के क्रियाकलाप डैश डैश होते हैं। क्रियाकलाप डैश डैश होते हैं। मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं, संरक्षित होते हैं, संज्ञानात्मक होते हैं, संवेगात्मक होते हैं। तो यह ध्यान रखिएगा, शैशव अवस्था में बच्चों जो होते हैं वह क्या होता है, शैशव अवस्था में बच्चे जो होते हैं मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं, ठीक ना। वह 0 से 6 वर्ष की जो अवस्था होती है इसमें बच्चा क्या करता है, गुस्सा भी होगा, रोएगा, खेलेगा, खुश भी होगा। यह सभी इसमें हमारा मूल प्रवृत्त्यात्मक होता है। यह एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जिन विद्यालयों में सामयिक शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए, बताइएगा। इसमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। इसमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण, व्याख्यान विधि द्वारा, क्रियात्मकता के साथ शिक्षण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर बात की जाए यहाँ पे देखिएगा, जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र में विशेष प्रशिक्षण होना चाहिए, ये आपसे प्रश्न पूछा है। तो उसमें होना चाहिए कि जो हमारे बच्चे होते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, उनको पहचानना। सबसे अच्छा बात है कि जो समेकित जो शिक्षा हमें दी जाएगी उसमें सिर्फ जो बच्चे आवश्यकता वाले हमें बच्चे जो मिलेंगे उन्हें सबसे पहले पहचानना, ठीक ना। यह हमारा कार्य होता है, इसको ध्यान रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है। और उन्हें प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, ठीक ना। उन्हें अनिवार्य जो उसके लक्षण होंगे उस लक्षण के हिसाब से बच्चों को अनिवार्य कर देना चाहिए, जो पढ़ाना चाहिए बच्चों को अनिवार्यता से उसे पढ़ाना चाहिए। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा हमारा यहाँ पे ये ऑप्शन सही होगा, ठीक ना। चलिएगा, आगे चलते हैं।
निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? तो यह बताइएगा समायोजन की समस्या होती है औसत बुद्धि के बच्चे, ग्रामीण बच्चे और अध्ययनशील बच्चे और कुशाग्र बुद्धि बच्चे। तो देखिएगा इसमें से पूछा है कि किस समूह के बच्चे को समायोजन करने में समस्या होती है। तो यह आप ध्यान रखिएगा, जो बच्चे होते हैं कुशाग्र बुद्धि वाले बच्चे होते हैं, उन्हीं बच्चों को क्या होता है, समस्या होती है याद रखना समायोजन करने में, क्योंकि उसके लेवल का अगर बच्चा है, उसके मनपसंद का बच्चा है, तो वह तो उसके साथ अपना समायोजन कर लेगा। लेकिन अगर उसके लेवल का बच्चा उसके साथ नहीं पसंद है उसके साथ, तो वह बच्चा क्या करेगा, वह उसके साथ समायोजन नहीं कर पाएगा, उसके साथ कठिनाई होगी, उसके सामना करना पड़ेगा। तो यह हमारे जो बच्चे होते हैं कुशाग्र बुद्धि वाले बच्चे यह होते हैं, ठीक ना। चलेगा आगे चलते हैं। देखिएगा किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? सीखने की प्रक्रिया को स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए, इस विषय को स्पष्टता से पढ़ाना चाहिए, विद्यार्थी को प्रेरित करना चाहिए, उपचारात्मक शिक्षण करना चाहिए। तो बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? देखिएगा अगर बच्चे की अगर भली भांति वो प्रकार से सीख रहा था लेकिन उसमें स्थिरता आ गई है, तो बच्चे में क्या करना चाहिए? देखिएगा एक प्रकार का जो हमारा शिक्षण होता है वो कंटिन्यूस हमारा चलता रहता है। सीखने की प्रक्रिया जो होती है हमारी वो कंटिन्यू चलती रहती है, वो सतत चलती रहती है। लेकिन ये जो प्रक्रिया होती है कभी तेज होती है कभी धीमी होती है, यह बातें ध्यान रखिए, कभी तेज हो गई कभी धीमी होगी। लेकिन जब ऐसे ऐसे विद्यार्थी आपको सीखने की प्रक्रिया में हमें स्थिरता आ जाती है, यहाँ पे जो बच्चे होते हैं उनकी अगर सीखने की प्रक्रिया में क्या होती है स्थिरता आ जाती है, तो उसमें हमें क्या करना चाहिए कि अधिगम की स्वाभाविक जो प्रक्रिया होती है उसको हम अपने स्वाभाविक स्थिरता में क्या करना चाहिए, उससे हमें मानना चाहिए, ठीक ना। यह मानना चाहिए कि सीखने की प्रक्रिया को हमें स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए। इस हिसाब से बच्चे में क्या होगा, वह सीखने की प्रक्रिया में उसको बढ़ावा मिलेगा, वो अच्छे से फिर वो सीखेगा, ठीक ना। चलेगा आगे चलते हैं। देखिएगा अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उससे क्या करना चाहिए? विद्यार्थी के साथ कड़ाई से पेश आना चाहिए, कक्षा के अन्य विद्यार्थी को उससे न जानने योग्य दूरी बनाए रखने के लिए करना चाहिए, उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी चाहिए, विद्यार्थियों को पढ़ने की प्रेरित करना चाहिए। इसमें से अगर बात की जाए अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है, तो आप याद रखना यहाँ से एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अगर उसमें जो बच्चे हैं क्या होते हैं, समूह में जो रहते हैं बच्चे, उनकी प्रवृत्ति अगर खराब है, अगर एक बच्चे की प्रवृत्ति है तो उसके साथ सभी जो बच्चे होंगे ग्रुप में वो भी उसके साथ क्या होंगे, बदलेंगे, वो भी बिगड़ेंगे उसके साथ। तो बच्चे को क्या करना है, जिस बच्चे की प्रवृत्ति खराब है उस बच्चे को ही ज़्यादा उस पर फोकस करना चाहिए कि उस बच्चे को सुधारा जाए और उसके साथ जो उसका ग्रुप है, उसका जो समूह है उसके साथ वो सुधर जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा यहीं पे उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी, क्योंकि इसमें आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ठीक ना। चलेगा आगे चलते हैं। देखिएगा यहाँ पे देखिएगा विकास का वह ही संबंध परिपक्वता से जो उद्दीपन का डैश डैश है, विकास का वही संबंध परिपक्वता से जो उद्दीपन का किससे, परिवर्तन से, प्रतिक्रिया से, प्रयास से, परिणाम से। तो यह आप ध्यान रखिएगा, जब देखिएगा विकास का जब संबंध होगा परिपक्वता, जब विकास होगा तो परिपक्वता आएगी बच्चे में, जब उद्दीपन आएगा तो परिवर्तन आएगा, प्रतिक्रिया करेगा बच्चा। देखिएगा क्या हुआ था पावलोव के नियम में, क्या कि कुत्ते को अगर खाना दिया जाए तो उसकी जो प्रतिक्रिया होती थी वो होने लगती थी, लात टपकने लगता था, तो वह क्या होता था, प्रतिक्रिया करने लगता था। जब उद्दीपन आता था तो वह प्रतिक्रिया करने लगता था, बच्चे आपको ध्यान रखना है, वह कुत्ता करने लगता था। आगे चलते हैं। देखिएगा पियाजे मुख्यतः डैश डैश के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। तो पियाजे किस क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं? भाषा विकास के लिए, ज्ञानात्मक विकास के लिए, नैतिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए। तो आपसे प्रश्न पूछा है, देखिए सामाजिक विकास वाइगोस्की जाने जाते हैं, वाइगोस्की याद ना, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, वो सामाजिक विकास वाइगोस्की जानते हैं, और यहाँ पे नैतिक विकास लॉरेंस कोहलबर्ग को जाना जाता है, और ज्ञानात्मक विकास की बात की जाए तो यहाँ पे पियाजे जाने जाते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिएगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे, जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं, यह कथन किसने कहा है?
यह कथन सही है या गलत बताइएगा। आंशिक रूप से सत्य है, कदाचित सत्य है और यह असत्य है। तो यह आप ध्यान रखिएगा, जब कभी दो या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं तो एक दूसरे को प्रभावित जरूर करते हैं और एक साथ वो सामूहिक जो सामाजिक समूह होता है उसका निर्माण करते हैं, और यह बात बिल्कुल सही है, ठीक ना, यह बात बिल्कुल सही है। चलिएगा आगे चलते हैं। शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए। तो शिक्षण प्रक्रिया में किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए। विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता की, अनुशासन और नियमित उपस्थिति की, अग्र कार्य की जांच में लगन और विषय वस्तु का कठिनाई स्तर। तो यह आपसे प्रश्न पूछा है, बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन से होगा। शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें भली प्रकार सबसे ध्यान रखना चाहिए विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता की, ठीक ना। अगर बच्चा क्या होता है, अगर सफल शिक्षण अगर प्रक्रिया हमें करना है तो उसमें क्या होता है, बच्चे को समय समय पर शिक्षक छात्र जो शिक्षक होगा और छात्र होंगे उसके बीच में संवाद होना चाहिए। यह आपको ध्यान रखना, बीच बीच में संवाद बच्चों के साथ करना चाहिए, तभी हमारा क्या होता है शिक्षण प्रक्रिया भली प्रकार इसमें सहायक होगी। यह बातें ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा देखिएगा बड़ा है। निम्नलिखित में से व्यक्तियों में कौन अपने बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है, बताइएगा। इसमें से कौन अपने बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है। फादर रॉबर्ट अपनी कक्षा के उन बच्चों को चॉकलेट देते हैं जो अच्छा व्यवहार करता है। अगली कक्षा में देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन है अगली, यहाँ पे बी ऑप्शन देखिएगा। अगली कक्षा में कक्षोन्नति पाने पर नंद कुमार अपने पुत्र को कहानी की पुस्तकें देते हैं। अपने पुत्र के जन्मदिन पर गिरिजोश कुमार दावत देते हैं। और यहाँ पे देखिएगा विज्ञान विषयों में सर्वोच्चतम अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। तो इसमें से आपसे पूछा है कि बच्चों को आंतरिक प्रेरणा किस दे रहा है, तो इसमें कौन सा आंतरिक प्रेरणा है, इसमें से आंतरिक प्रेरणा कौन है, यह आपसे प्रश्न पूछा है। इसमें से बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा से होगा। तो इसमें देखिएगा, इसमें जो ऑप्शन से होगा हमारे यहाँ पे डी ऑप्शन से होगा, है ना। विज्ञान विषयों में सर्वोच्चतम अंक पाने पर राकेश कुमार जो है अपने पुत्र की प्रशंसा कर रहे हैं, यह जो कि आंतरिक प्रेरणा है, यह आपसे पूछा जा सकता है। चलेगा आगे चलते हैं, देखिएगा बच्चों के सामाजिक विकास में डैश डैश का विशेष महत्व है। तो डैश डैश का विशेष महत्व है, खेल का, बाल साहित्य का, दिनचर्या का और संचार माध्यम का। तो यह याद रखना, बच्चों के सामाजिक विकास में खेल का सबसे ज़्यादा महत्व होता है, ठीक ना। बच्चे क्या करते हैं कि अपने साथी के साथ अपने साथी के साथ अपने जो होते हैं उनके बालक के उम्र के होते हैं लोग, तो उनके साथ वो खेलता है और उससे क्या होता है उसकी मूल प्रवृत्तियों का विकास होता रहता है। यह आपको इतनी बातें ध्यान रखिए। और वह क्या करता है, उससे जब विकास होगा तो उसका समायोजन भी, उस क्षमता में वृद्धि होगी, समायोजन करने में भी उसकी वृद्धि होगी और समाज में उसका विकास होगा और सकारात्मक विकास होगा। तो यह होगा सब बच्चों के सामाजिक विकास में खेल का महत्व विशेष है। आगे चलते हैं, देखिएगा भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है। तो भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है। व्यक्तित्व, बुद्धि, सकारात्मक अभिवृत्ति। इसमें से ध्यान रखिएगा जो भाटिया बैटरी परीक्षण होता है यह ध्यान रखिएगा यह बुद्धि परीक्षण होता है, ठीक ना। बुद्धि का परीक्षण किया जाता है इससे। भाटिया बैटरी का परीक्षण जो कि बुद्धि परीक्षण होता है, यह सीएम भाटिया ने दिए थे। कौन दिए थे, सीएम भाटिया, इन्हीं का नाम है, याद रखना भाटिया। सीएम भाटिया दिए थे 1955 में, ठीक ना। 1955 में यह बुद्धि परीक्षण दिए थे सीएम भाटिया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कोहल वर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है। कोहल वर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है। भाषा से, संज्ञानात्मक से, नैतिक विकास से और सामाजिक विकास से। तो यह आपसे प्रश्न पूछा जाता है, बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन से होगा। देखिएगा लॉरेंस कोहलबर्ग ऑप्शन यहाँ पे से होगा जो कि नैतिक विकास का सिद्धांत दिए हैं, ठीक ना। यह इसमें क्या होते हैं 10 से 16 वर्ष के जो उम्र के बच्चे होते हैं उनके व्यवहार का विश्लेषण किया जाता है, ठीक ना। यह नैतिक विकास में उनके जो व्यवहार होता है उनका विश्लेषण किया जाता है। यह आपको इतनी बातें ध्यान रखिए। और उसमें क्या होता है, उसमें परिवर्तन किया जाता है, परिमार्जन किया जाता है। और इन्होंने कोहलबर्ग ने ही यह विकास सिद्धांत दिया है। नैतिक विकास का सिद्धांत एग्जाम में पूछा जाता है। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि नैतिक विकास के सिद्धांत को 3 प्रमुख स्तर में बांटा गया है। यह याद रखना 3 प्रमुख स्तर में बांटा गया है। पहला हमारा देखिएगा प्रमुख स्तर जो है पूर्व परंपरागत स्तर जिसे प्राक रूढ़िगत कहा जाता है। दूसरे की बात की जाए तो यहाँ पे देखिएगा दूसरा परंपरागत स्तर जिसे हम रूढ़िगत नैतिक स्तर कहा जाता है।
तीसरा जो है हमारा, इसको ध्यान रखिएगा, उत्तर रूढ़िगत स्तर, जिसे हम लोग उत्तर परंपरागत कहा जाता है। तो यह 3 स्तर दिए हैं, आपको ध्यान रखिएगा। विकास के सिद्धांत में आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, यह सब आपको ध्यान रखिएगा। और इसी में एक में दो उप जो स्तर दिए हैं, इसी में आपसे पूछा जाता है कि उप स्तर कितने दिए हैं, तो 6 उप स्तर दिए हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही प्रश्न करेंगे। आप लोग बताइए प्रश्न की संख्या कैसी लगी और आपको यह प्रश्न कैसे लगे, प्रश्न आपको समझ में आया या नहीं आया, इसको भी कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा और कमेंट आप लोग जरूर करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यह क्लास शाम 7 बजे डेली यहाँ पर रोजाना होती है।